तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनर कोफैक्टर से स्टार्ट करेंगे। वैसे हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर इट्स डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपने फाइंड करना है और मैट्रिक्स अगर 3/3 से बड़ा है, ठीक है, ऑर्डर उसका 3/3 से 2/2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको माइनर और कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आते हैं माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। सिंपली मैं बता दूं कि जो कोफैक्टर होता है जस्ट उसका काम होता है कि वो जो एंट्री है उसके सामने कौन सी साइन लगेगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये हमें कोफैक्टर से पता चलता है, ठीक है। कि भाई जो भी हमारे पास एलिमेंट है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। ये हमें कोफैक्टर बताता है। बाकी सारा जो काम होता है वो माइनर का होता है। माइनर क्या करता है कि अगर हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स है या 2/2 से ज़्यादा मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है, जैसे ये एलिमेंट है ना, अब इसके हिसाब से हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करेंगे। अब ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12, तो इसके माइनर को हम कहेंगे M12, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जिस भी रो में है, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को भी एलिमिनेट कर देंगे, और जिस कॉलम में सेकंड कॉलम में है तो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए कि कैसे, तो यहाँ पे देखो, M12 है तो मतलब फर्स्ट रो पूरी एलिमिनेट, और 2 मतलब सेकंड कॉलम पूरा एलिमिनेट। तो ये रो को बताता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑर्डर में, और ये जो है किसको, कॉलम को बताता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अब मुझे इसका माइनर चाहिए, तो इस A11 के माइनर को हम क्या कहेंगे, M11। तो इसका मतलब फर्स्ट रो एलिमिनेट कर दो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दो, मतलब ये दोनों एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बाकी ये 4 एंट्रीज बच जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मुझे कहा जाए कि भाई A23 का माइनर फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, माइनर A23, तो मतलब जो है वो सेकंड रो पूरी एलिमिनेट कर दो और थर्ड कॉलम पूरा एलिमिनेट कर दो। बाकी जो आपके पास बच जाएंगे, 4 एंट्रीज बचेंगी, उनको आप डिटर्मिनेंट में लिख दो, ठीक है। तो अगर सेकंड रो पूरी चली गई, तो मतलब जिस भी एलिमेंट सेकंड रो में होगा वो उनमें से कोई भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड रो पूरी की पूरी एलिमिनेट, और थर्ड कॉलम मतलब तीसरा कॉलम भी पूरा एलिमिनेट। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, A11, A12 और A31 एंड A32, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट, ये होते हैं माइनर, ठीक है। अब कोफैक्टर क्या करता है, कोफैक्टर आपने उस एलिमेंट जो माइनर आपने निकाला है उसके सामने कौन सी साइन लगेगी, फिर उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो माइनर को हमने कहा कि ऐसे शो करते हैं, MIJ, जैसे हर एलिमेंट को हम ऐसे शो करते हैं ना, AIJ। तो ठीक है, तो इस एल का माइनर जो होगा वो MIJ से शो करेंगे, इसका मतलब माइनर IJ। अगर मैं कहूँ कि एलिमेंट A23, तो इसका माइनर को हम क्या कहेंगे, M23, ठीक है। मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करके बाकी जो बच जाए वो उनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ये किसका था मैं बता देता हूँ, M23 का था, ठीक है, माइनर, तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखा। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है, डायगोनल को माइनस मल्टीप्लाई करके एंटी डायगोनल को माइनस करना होगा, उनकी मल्टीप्लिकेशन। अब कोफैक्टर क्या करता है, कोफैक्टर ये करता है कि उस माइनर जो भी हमने फाइंड किया, सपोज हमने माइनर फाइंड किया M12, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसके सामने कौन सी साइन लग, तो वो हमें बताता है कोफैक्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, -1 के ऊपर जो है हम पावर प्लस करते हैं। पावर कौन सा प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 1 2 रो, जो जो जिस रो और जिस कॉलम में है वो नंबर आई और जे को प्लस करते हैं। तो 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ओ सॉरी 1 + 2 क्या हो जाएगा, ये 2 था 3,
तो जब ऑड पावर आएगा तो माइनस ही रहेगा, जब इवन पावर आएगा समेशन तो क्या होगा, प्लस लगेगा। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं, अब उसके कोफैक्टर के लिए देखो कि वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है, उसकी रो और कॉलम को ऐड करो। अगर पावर इवन है तो प्लस लगेगा, अगर पावर ऑड है तो माइनस लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनर। हमारे पास एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल A11 हमें जो है फाइंड करना है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि माइनर को M12 कहते हैं। तो जब माइनर के और कोफैक्टर दोनों एक साथ फाइंड करेंगे तो उसको कहते हैं AIJ। ठीक है, और वो कैसे होता है, मैंने बताया कि -1 उसके ऊपर पावर I प्लस J और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसको, माइनर IJ को। ठीक है, सिंपली। तो मेन इशू हमारे पास, अगर माइनर हमने फाइंड किया तो कोफैक्टर तो आसान है, बस उसका माइनस और प्लस की साइन का पता लगाना होगा। और कोफैक्टर को कैपिटल ए से शो करते हैं और माइनर को कैपिटल एम से। ठीक है, अगर मुझे कहे कि भाई हमने कोफैक्टर फाइंड करना है A12 का, तो हम क्या करेंगे, A1 और -1 उसके ऊपर A12 का तो 1 + 2 लिखेंगे ऊपर पावर माइनस के, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी माइनर से, 1 2 वाले माइनर से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, -1 पावर उसके पास 1 + 2 क्या हो गया, 3। अब M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, बाकी जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हमारे पास, वो हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिए 2/2 में। अब क्या करना है, हमें पता है पावर क्या आया है, यहाँ पे ऑड है तो मतलब माइनस की साइन लगेगी, तो माइनस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिजल्ट के साथ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क सिर्फ साइन का पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन है, हमने नेगेटिव लगा दी। अब मज़ीद माइनर कोफैक्टर जब इन्वर्स फाइंड करूँगा वहाँ पे आते हैं। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ऑफ ऑर्डर एन 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। जब भी ऑर्डर 3 या 3 से ज़्यादा हो तो तब हम क्या करते हैं, सपोज़ हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसकी इंट्रीज कुछ ऐसे होंगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, तो आपने जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3/3 मैट्रिक्स का, तो आपने जस्ट क्या करना होगा, कोई भी एक रो उठाओ या कॉलम उठाओ। अब आपकी मर्जी है कौन सी रो उठा रहे हो। ठीक है, आप फर्स्ट रो भी उठा सकते हो, सेकंड भी, थर्ड भी। फर्स्ट कॉलम भी उठा सकते हो, सेकंड कॉलम भी उठा सकते हो, थर्ड कॉलम भी, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं फर्स्ट रो उठा रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपली यूँ समझ लें A11। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी जो 3 4 एलिमेंट बचेंगे उनको डिटर्मिनेंट की साइन में रख दो। फिर 1 2, तो हमने A12 के, अब ये याद रखना, पहले प्लस, फिर दूसरे के साथ माइनस, फिर तीसरे के साथ प्लस, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, A12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जिसमें भी होगा वो ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचेंगे वो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट में लिख दिया। फिर हम A13 उठाएंगे, सेम वही बात सिचुएशन, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, बाकी लिख दो। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपस में इनसे मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। देखें, हमें कहा गया एवेलुएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब आपने क्या करना है, अच्छा ये प्रोसेस भी क्या है, देखें ये पूरा माइनर है क्या, 1 1, ये है माइनर 1 2, ये है माइनर 1 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनर, ये माइनर का रिजल्ट, ये माइनर 1 3 का रिजल्ट, ये माइनर 1 1 का रिजल्ट। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करना है शुरू वाले एलिमेंट से। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट अब आपकी मर्ज़ी है, रो के हिसाब से फाइंड करो या कॉलम के हिसाब से फाइंड करो। सपोज़ हमने जो है चूज़ कर लिया है कि हमने डिटर्मिनेंट रो के हिसाब से फाइंड करना है, फर्स्ट रो के हिसाब से। ठीक है,
सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट की साइन में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स की साइन है, अब ये डिटर्मिनेंट में आ गया। अब हमें पता है भाई फार्मूला ऊपर मैंने लिखा क्या है भाई, फार्मूला क्या है कि 1 1 फिर उसका माइनर 1 1 माइनस 1 2 तो उसका माइनर 1 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 3 तो उसके माइनर 1 3 से। तो सेम A11 ये हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो बाकी क्या बचा, 3 1 -3 2, 3 1 -3 2। अब आते हैं सेकेंड रो एंट्री पे, -2 है, लेकिन मैंने बताया था सेकेंड एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, तो वो माइनस की साइन हम लगाएंगे, और ये ऑलरेडी -2 है तो -2। अब ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पूरी एलिमिनेट कर दो, सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट कर दो, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, -2 1 4 2, -2 1 4 2 प्लस थर्ड जो हमारे पास एंट्री होगी वो क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ख़त्म कर दो तो बाकी क्या बचा, -2 3 4 -3 -2 3 4 6। ठीक है, अब हमने क्या करना होगा, ये वन तो सेम, आपको पता है हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, उनमें से माइनस करो एंटी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस का 3। ठीक है, और माइनस फार्मूला वाली ये, तो -3 इंटू -3 प्लस का 3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस की साइन है तो माइनस का 4, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस होगी तो माइनस की साइन बीच में। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 प्लस का 3 सेम, 2 3 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, फार्मूला माइनस की साइन। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, रिजल्ट आ गया हमारे पास A25, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ -25, ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये याद रखना प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, कभी कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, और हमें डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पूछा जाता है। अब 3/3 का डिटर्मिनेंट ऐसे हम सॉल्व करने जाएं तो आपको पता है टाइम लग जाएगा, अगर इसमें नंबर्स की जगह पे कहीं पे कोई वेरिएबल आ गया तो फिर तो मसला हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी होगी 7 या 8। इन प्रॉपर्टी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। ठीक, सबसे पहले फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, तो उसका डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होगा। अब ट्रांसपोज पता है क्या है, हमने शायद डिस्कस किया होगा, ट्रांसपोज ए है तो उसके ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ऐसे, ए ट्रांसपोज टी लगा दें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि उसके रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज, अगर उसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो, दोनों सूरतों में डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 रोज आर 2 कॉलम्स, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आर इंटरचेंज, अगर उनको आपस में चेंज कर दें, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा, सपोज ये ए है, अगर इसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें, इंटरचेंज, मतलब उसकी जगह पे वो लिखें, दूसरे की जगह पे वो लिख दें। दूसरा, जैसे इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ, ऐसे लिखूँ कि भाई बी मैट्रिक्स है हमारे पास, वो क्या है, सपोज कर लेते हैं, देखिएगा कि भाई वो है 4 5 6 1 2 3 7 8 9। इन दोनों में फ़र्क क्या है, बी और ए में, सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि इसका दो रोज़ को इंटरचेंज किया गया है और उसको मैट्रिक्स बी बनाया। अब क्या होगा कि इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा ए, वो बराबर होगा बी डिटर्मिनेंट के, लेकिन साइन का फ़र्क होगा, माइनस उससे साइन।
ठीक है, कि इसकी जो भी साइन होगी ये उससे माइनस मल्टीप्लाई होगी, उलट होगी, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। ठीक है, ऐसे ही चेंज, माइनस का सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। ठीक है, जस्ट सिंपल इतना समझ लें। ठीक है, कि साइन का फ़र्क होगा। अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, आपने इंटरचेंज कर दिए रोज़ और कॉलम, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, आपने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। If a square matrix A has two identical rows or two identical columns, then determinant is equal to 0। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और आपने देख लिया कि उसमें कोई भी दो रोज या दो कॉलम एक ही जैसे हैं, अगर एक ही जैसे हैं तो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप बताएंगे कि उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा अगर दो रोज और दो कॉलम्स एक जैसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वक्त पे दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे हैं, या तो दो रोज़ एक जैसी हों या दो कॉलम एक जैसे हों, और की कंडीशन। ठीक है, फोर्थ पे, इफ़ द entries of the rows or columns of the square matrix A are 0, then the determinant is 0। if all the entries of rows and columns, मतलब एक मैट्रिक्स में की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर ज़ीरो है, मतलब सारा मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है, या तो एक पूरी रो ज़ीरो है या पूरा एक कॉलम ज़ीरो है, तो उसका भी जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। सपोज़ कैसे, जैसे मैं कहूँ कि ये यहाँ पे ऐसे होता, इनकी जगह पे यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो होता, पूरी रो ज़ीरो हो गई, तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या होगा, आप डायरेक्ट ज़ीरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिफ्थ, इफ़ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, then the determinant of the resulting matrix is k मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें क्या कह रहा है, ये बहुत ही आसान सी बात है, कि कह रहा है कि ये ऐसे मैट्रिक्स लिखा हुआ है, सपोज इसका डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि इसका डिटर्मिनेंट हो नहीं, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इसका डिटर्मिनेंट आपको कहा गया कि 10 है। फिर आपने देखा कि आपको दूसरा एक मैट्रिक्स दिया गया है, और वो मैट्रिक्स कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, कि भाई सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सपोज ए 2 6, ठीक है, 4 5 6 7 8 9। अब आपको कहा जाए कि बताओ सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब आप देखो, जिसका डिटर्मिनेंट बताया गया है 10 है, उस और इस मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, दो लाइनें एक, दो रोज़ एक जैसी हैं। एक रो जो फर्स्ट है उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, कि ये रो जो है किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई की गई है, किससे, अब आप ध्यान से देखें, 2 से। तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट था पुराने मैट्रिक्स का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो भी जवाब आ जाए तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि भाई इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 20 होगा। तो मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई की गई हो, तो फिर डिटर्मिनेंट पे फ़र्क क्या होगा, जस्ट आप डिटर्मिनेंट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, if the each entry of a row or column of a square matrix consists of two terms, अगर स्क्वायर या मैट्रिक्स में एक रो या कॉलम जो आप देखें, उसमें हर रो या कॉलम में एक एक टर्म होता है ना, पर आपको नज़र आए कि एक रो या एक कॉलम में दो दो टर्म्स हैं, जैसे यहाँ शो किया हुआ है, कोई चीज़ ऐड हो रही है। ठीक है, हो सकता है सब्ट्रैक्ट भी हो, या कोई एक ऐड हो एक सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट क्या करना है, देन द इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एट द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप सिंपली उसको, डिटर्मिनेंट अगर नहीं फाइंड कर रहे तो आप उसको क्या करो, फर्स्ट एंट्री को अलग से, टर्म को अलग से डिटर्मिनेंट में लिखो, सेकंड टर्म को अलग से एक दूसरे डिटर्मिनेंट पे लिखो, लेकिन आपके पास जो दूसरे कॉलम है, कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ वन चेंज होगा।
पहले में फर्स्ट टर्म, दूसरे में लास्ट टर्म, और उनके डिटर्मिनेंट को एडिशन उसने कहा था। यहाँ पे ऐड कर दो, दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करके ऐड कर दो, तो इन दोनों का रिजल्ट और इसका रिजल्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, ये आपस में इक्वल हो। 7 क्या कह रहा है? इफ़ each entry of a row matrix or column matrix of a square matrix is added to a non-zero multiple of a corresponding entry of another row column, then the determinant of the rectangle of matrix A is, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। If each entry of a row or column matrix of a square matrix, हर एंट्री रो या कॉलम मैट्रिक्स के, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की इज एडेड, उसमें कोई हम चीज़ ऐड कर रहे हैं, नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ अ कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ एन अदर रो, ठीक है। अगर आप क्या कह रहे हो कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, आप एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरी रो में ऐड कर रहे हो, तो इस पूरे प्रोसेस के बाद उसके डिटर्मिनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सेम का सेम रहेगा। सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि इस रो को जैसे ही ये था ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2 के साथ, तो 4 यहाँ पे, या दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसको 2 से साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देता हूँ, तो 2 वन ज़ा 2, 2 को फर्स्ट रो में ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 6, 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 5 7, 2 थ्री ज़ा 6, 6 प्लस 6 12। अब ये बाकी सेम एंट्रीज, ठीक है, और ये 7 8 9, हमने क्या किया, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर दिया। अब इस पूरे प्रोसेस करने के बाद आप जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट सेम ही होगा, ठीक है। सपोज इसको हम डी मैट्रिक्स कहते हैं, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा डी मैट्रिक्स का, वो बराबर होगा किसके, बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज़ ऐड की या मल्टीप्लाई की, फिर आपने किसी दूसरी जाके रो में ऐड किए, तो उस रो करने से आपके पास जो रिजल्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ये भी यही कह रहा था कि इफ़ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडेड टू अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल of the corresponding entry to another row, then the determinant of the resulting matrix is सेम होगा जो डिटर्मिनेंट पहले था ए का। अब लास्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, एट्थ वाली पे। इफ़ अ मैट्रिक्स इज अ इन अ triangular form, then the value of its determinant is product of the entries of its main diagonal। अगर एक डिटर्मिनेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जस्ट आपने क्या करना है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल। जो डायगोनल वाली इंट्रीज हैं, जस्ट आप उनको मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट का रिजल्ट भी वही होगा जो इनकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे आके देखते हैं। अब कह रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता है, हम लास्ट में पढ़ के आए कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करते हैं। अगर मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब एडजॉइंट फाइंड करना है तो वो किसके लिए फाइंड करते हैं, हम इनवर्स के लिए ही फाइंड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है A11, ये लिखा हुआ है, देन द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, जब उसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो वो उसकी कंडीशन को जैसी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है हर एंट्री का माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं इन सारों के माइनर और कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो वो जब मिला के एक मैट्रिक्स में रखेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर के साथ, ठीक है। अब वो जो माइनर और कोफैक्टर हम हर एंट्री का फाइंड करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम आते हैं कैसे,
जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, फिलहाल इसको इन्वर्स को भूल जाओ, ठीक है। हम जो है क्या कह रहे हैं, इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एंट्री पे अलग से इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो A11 पहले, तो भाई कोफैक्टर A11, उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 1 1 है तो पावर ऊपर +1 अब उसका आएगा माइनर, ये चीज़ जो है वो माइनर है, ठीक है। माइनर क्या होता है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो बाकी क्या बचा, 2 1 -1 -1, ये लिख दिया। अब इनका रिजल्ट आ गया 3, ठीक है। ये इसके माइनर और कोफैक्टर का रिजल्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, इसका जितनी भी नो एंट्रीज हैं सबका अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड करेंगे। जब वो कोफैक्टर फाइंड करके ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात कि भाई एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, ये समझ में आ गया एडजॉइंट। अब आते हैं इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये हो गया इन्वर्स का फार्मूला। इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए, हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। अब बाकी क्या चीज़ चाहिए इन्वर्स के लिए, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सपोज़ हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हमने ये डिटर्मिनेंट भी इसका फाइंड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, -1, तो हम पुट करेंगे उस कंडीशन में कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 है तो -1 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, माइनर और कोफैक्टर वाला सेट, ठीक है। अब -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो निशानियाँ सबकी चेंज हो जाएंगी। अब ये आपके पास कहलाएगा ए इनवर्स, क्या कहलाएगा, ए इनवर्स। अब हमने लास्ट लेक्चर में 2/2 का पढ़ा था, बड़ा आसान था, ठीक है, क्योंकि 2/2 का डिटर्मिनेंट भी आसान था, 2/2 का एडजॉइंट भी आसान था फाइंड करना। लेकिन 3/3 का जो एडजॉइंट और इनवर्स है वो मुश्किल होता है, यहाँ 3/3 से जब आगे जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपने एडजॉइंट के लिए माइनर और कोफैक्टर वाला लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर जाके आपको मिलेगा इनवर्स। अब आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर आया था, तो अब आते हैं दो मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is equal to aij is called a upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal are zero, डेट इज, जिसको हम मैथमेटिकली के क्या कहेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे, कौन से, जिधर आई की वैल्यू जे से ज़्यादा हो। तो सिंपल वर्ड्स में ऊपर उसने बता दिया कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। If a square matrix Aij is called upper triangular if all the elements below the principal diagonal are zero। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल हमारे पास क्या है, ये है, सपोज देखो मैं इधर लिखता हूँ 1 2, ये प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा था, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर ज़ीरो, अब इसके नीचे जितने भी एलिमेंट की पोजीशन आएगी वो ज़ीरो हो, ऊपर वाले भले कुछ भी हों, भले ज़ीरो हों ना हो, कुछ भी हों, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को लाइन लगानी है और देखना है, अगर ऊपर वाले एलिमेंट सारे नॉन ज़ीरो हैं, मतलब कोई एक भी ऊपर वालों में से नॉन ज़ीरो है तो ये अपर ट्रायंगुलर। लेकिन हाँ, देखना है कि नीचे वाले ज़ीरो होने चाहिए। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ऊपर वाले सारे ज़ीरो होने चाहिए। A square matrix A is said to be a lower triangular matrix if the elements above the principal diagonal are zero। अब ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर। लोअर क्यों, क्योंकि नीचे वाले ज़ीरो नहीं है। ट्रायंगुलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो हैं उनको आपस में ऐसे अगर ग्राफ के जैसे मिलाओ हो,
तो आपके पास एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, इसलिए हम ट्राइंगुलर कहते हैं। तो अपर ट्राइंगुलर मीन्स ऊपर वाले नॉन ज़ीरो हो, नीचे वाले ज़ीरो हो। लोअर ट्राइंगुलर मीन्स नीचे वाले नॉन ज़ीरो हो, ऊपर वाले ज़ीरो हो, ठीक है। अब उसके बाद आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज़ नेम्ड एज अ ट्राइंगुलर वेयर वेदर इट इज़ अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। मतलब अगर आप पर्टिकुलर नाम नहीं देना चाहते अपर या लोअर का, पर इन दोनों में से कोई भी है तो आप उसको जस्ट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एग्जांपल हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे, एक अपर ट्राइंगुलर का है, एक लोअर ट्राइंगुलर का है, ठीक है। अब बताओ अपर कौन सा है, लोअर कौन सा है। अपर ट्राइंगुलर कौन सा है कि भाई ऊपर वाले नॉन ज़ीरो हों, ऊपर वाले नॉन ज़ीरो हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर, नीचे वाले ज़ीरो हों, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर क्या है, नीचे वाले नॉन ज़ीरो हों और ऊपर वाले क्या हों, ज़ीरो हों, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। लेकिन दोनों को अगर हम पर्टिकुलर नाम ना दें तो जस्ट हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्सेस। अब क्या कह रहे हैं, रेस्पेक्टली फर्स्ट मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर वाइल द सेकेंड इज लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स आर बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे ये हमारे पास होता है ना डायगोनल मैट्रिक्स, हम कहते हैं कि ये जो है नॉन ज़ीरो एंट्रीज हों, बाकी सारी जो हों वो क्या हों, ज़ीरो हों, ठीक है। कोई आपसे पूछे भला ये कौन सा ट्रायंगुलर है, तो ये क्या है, ये इसको अपर भी कह सकते हैं, इसको लोअर भी कह सकते हैं, क्योंकि मिड इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं। तो ये अपर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लोअर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होगा, आइडेंटिटी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर दोनों होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो और उसका आप ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम पहले के जैसा रहे, तो उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब एक जैसी मुशाबियत रखने वाला। जैसे अगर हम अपने चेहरे के बीच से सेंटर से नाक से दो हिस्से कर लें सपोज, तो आपको देखेगा दोनों एक जैसे हैं अनटिल अनलेस कोई चोट वोट ना लगी हुई हो, ठीक है। वरना आपको दोनों है साइडें जो हैं ये वाली या ये वाली दोनों एक जैसी नज़र आएंगी, आँख भी उसी पोजीशन पे वैसी की वैसी आँख, कान भी वैसा, गाल की कटाई भी वैसी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं साइमेट्री कहते हैं, ठीक है, कि दो चीज़ें अगर पीछे कट कर हो तो एक जैसी मुशाबियत रखें तो ये साइमेट्री। जैसे दो हाथ मिला लो ऐसे ही, ठीक है, हथेली, तो फिर उनको ऐसे करेंगे तो एक दूसरे से मिल जाएंगे, जैसे हम हाथ बांधते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये अब साइमेट्री है, दोनों को अलग करो तो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है साइमेट्रिक। साइमेट्री मतलब एक जैसी मुशाबियत रखना। तो साइमेट्रिक वो मेट्रिक वो होता है कि अगर आप उस मेट्रिक को ट्रांसपोज करो तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही रहे, कोई भी चेंज ना हो, तो उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल दिया गया है, इसका ट्रांसपोज करें, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा। सपोज इसको ए कहते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देख लेते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम करो, फर्स्ट रो क्या है 1 3, तो इसको कॉलम करो 1 3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करो, क्या है 3 2, तो इसको करो 3 2। अब आप देखो तो अरे ये तो सेम टू सेम है, तो इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसको आप इंटरचेंज करो तो आपके पास जो हो रोज़ और कॉलम को जब आपस में आप इंटरचेंज करें तो उसमें इंटरचेंज करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स मिले वो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही मैट्रिक्स मिले, उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अ, देखो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो अपर ट्रायंगुलर है, देखो ध्यान से देखना, अपर और लोअर पे देखो दोनों एंट्री सेम टू सेम एक जैसी हैं। जब इसको हम साइमेट्रिक बनेंगे ना, वो इधर आ जाएगी वो इधर आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायगोनल को छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज ऊपर वाली और नीचे वाली होती हैं वो सेम पोजीशन पे एक जैसी होती है। सेम पोजीशन का मेरा मतलब है कि जब आप इंटरचेंज करो,
ट्रायंगल के हिसाब से अगर देखोगे तो उनमें साइमेट्री नज़र आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद एक आता है स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू का मतलब ही है माइनस, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, अब इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसको आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो वो एंट्रीज में होंगी तो एक जैसी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा? निशानी का फ़र्क आ जाएगा। कैसे कि अगर एक को आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो अब क्या होगा? अगर ये ए है और आपने उसको ट्रांसपोज कर दिया, अब ये तो उससे चेंज होगा, लेकिन सेम कब होगा? जब आपने ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो मतलब सिंपल, आप सिंपल समझे कंडीशन को, तो दोनों में माइनस की साइन चेंज होगी, सिर्फ माइनस की निशानी, मतलब जो एलिमेंट इसमें पॉजिटिव है वो उसमें नेगेटिव हो जाएगा, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगी। आते हैं एग्जांपल, देखो ये है मैट्रिक्स बी, इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। अब आप इनको कंपेयर करो, ठीक है। ये -4 था तो इधर 4 हो गया प्लस का, ये प्लस का 1 था तो इधर माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 3 था तो इधर प्लस का 3 हो गया, ये प्लस का 3 था तो इधर माइनस का 3, ये प्लस का 4 था तो इधर माइनस का 4, ये माइनस का 1 था तो इधर प्लस का। तो फ़र्क क्या आया? जस्ट माइनस का फ़र्क आ गया। कितना फ़र्क आ गया? माइनस का। तो हम कहेंगे कि भाई जो बी ट्रांसपोज है वो कुछ भी नहीं है, बस बी के ही बराबर है, लेकिन बी के साथ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस कॉमन ले लें तो बी हो जाए। और एक दूसरी बात याद रखना, जब भी कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा ना, आप देखना उसकी जो डायगोनल वाली एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो होंगी। डायगोनल वाली एंट्रीज उसकी क्या होंगी? ये एक ट्रिक है, याद रखना, ठीक है, ज़ीरो होंगी। क्योंकि अगर ये ज़ीरो ना हो और हम ट्रांसपोज करें और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी, फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो स्क्यू साइमेट्रिक, अगर आपसे कोई पूछे स्क्यू साइमेट्रिक या साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप देख लो, अगर डायगोनल वाली एंट्री ज़ीरो है तो फिर आप कह दो कि भाई ये स्क्यू। और दूसरा, हाँ, पोजीशन, दूसरा आपने ये देखना है, ट्रायंगल, दिमाग में ही ट्रायंगल बना के देखो, ये एलिमेंट एक दूसरे के सामने जो है पोजीशन के हिसाब से उनकी निशानियाँ चेंज हैं, जैसे -4 +4, +1 -1, -3 +3। तो मतलब ये आपके पास क्या है? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसके बाद एक मैट्रिक्स होता है कि भाई लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन इंटू एम मैट्रिक्स विथ अ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, हो उसकी सारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो या एक दो एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो, देन द एन एम मैट्रिक्स। अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं, ठीक है। इज अ कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है? हर एंट्री के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मतलब हर एंट्री का कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट ए आई जे फॉर ऑल आई जे इज कॉल्ड अ कॉन्जुगेट। इस उस डेफिनेशन को छोड़ो, अब यहाँ पे आते हैं। सपोज ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। अब आपने देखा इस मैट्रिक्स में सारी की सारी जो एंट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स हैं। अगर मैं कहूँ कि ए का कॉन्जुगेट फाइंड करो, तो आप जस्ट क्या करो, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं सबका कॉन्जुगेट करेंगे। अब आपको पता है कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो हर एंट्री का जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करो, माइनस तो इधर प्लस, माइनस तो इधर प्लस, प्लस तो इधर माइनस, प्लस तो इधर माइनस। तो आपके पास ये हो गया कॉन्जुगेट। हर्मिटियन मैट्रिक्स, a square matrix Aij M into M with complex entries is called Hermitian matrix। अगर एक मैट्रिक्स हो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स और उसकी सारी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हो, उसको हर्मिटियन मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब आप उसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट करें और फिर उसका ट्रांसपोज करें और देखें तो वो सेम टू सेम ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब वो सिमेट्री वाली बात। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की कंडीशन भी आ गई और कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन भी आ गई, तो इसको कहते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है कंडीशन?
ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। तो इसको हम कहेंगे ए को कि भाई ए अब हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज उसके ही बराबर है। तो ए इज़ कॉल्ड दी हर्मिटियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है। अब इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनकी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज करने के बाद इन दोनों को आपस में कंपेयर करना, तो ये तो भाई एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। तो अब हम क्या कहेंगे, ए इज़ हर्मिटियन। ए जो है हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है। अब उसके बाद आते हैं स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन में क्या होगा, जस्ट माइनस की साइन लगेगी, जैसे स्क्यू साइमेट्रिक था। ठीक है, कैसे माइनस की साइन लगेगी कि भाई अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करें और उसको ट्रांसपोज करें और वापस वो ए के ही बराबर हो, लेकिन फ़र्क इतना हो माइनस की साइन कॉमन निकल ले लें या माइनस से मल्टीप्लाई करें, तब बराबर होंगे। तो इसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स हैं, जब हमने कॉन्जुगेट किया निशानियाँ चेंज कर दी और ट्रांसपोज कर दी। अब ट्रांसपोज करने के बाद आप जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो एक जैसे नहीं है, लेकिन पर अगर आप इनमें से -1 कॉमन निकालें इसमें से, ठीक है, फिर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो अब ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब ए जो है हमारे पास वो क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है कि कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के बाद माइनस का फ़र्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो है हम इक्विवेलेंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे, क्योंकि मुझे पता था इक्विवेलेंट फॉर्म भी अगर मैं इसमें कर लूँगा तो ये शायद जो है वीडियो 1 घंटे का हो जाए और फिर सेंड करने में व्हाट्सएप के थ्रू बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है।